Thank you for good evening, everyone, and thank you for your valuable time. आज का जो अपना एजेंडा है that is on emotion out and money in. जैसे आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि लंबे पीरियड ऑफ टाइम में ऑन एवरेज you create a good amount of wealth through equity investment. आप अगर हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल NAVs, मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स की आप अगर हाईलाइट करेंगे तो दे हैव बीन अ मल्टी बैगर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बट बहुत सारे फंड्स ने अच्छी NAVs बनाई हैं, अच्छे ग्रोथ बनाए हुए हैं, मगर काफी इन्वेस्टर्स वो ग्रोथ के बेनिफिट पिक नहीं कर पाए हुए. उसका मेजर कारण जो है वो है इन्वेस्टर बिहेवियर. और इन्वेस्टर बिहेवियर में जो इमोशनल डिसीजंस रहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द इमोशनल डिसीजंस जो रहते हैं, दैट इज बिटवीन fear and greed. These are two biggest emotions of fear and greed, which can harm your investment journey. So ये जो इमोशंस है उसको कैसे आपको कंट्रोल करने चाहिए, आपके इन्वेस्टर बिहेवियर को कैसे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ डाइवर्ट करने चाहिए, वो आज अपना एजेंडा है. एंड टू डिस्कस दिस एजेंडा वी हैव one of the most powerful women from a mutual fund industry and a business. She has been awarded as one of the powerful women in a business community by Fortune. She has also been awarded as 40 under 40 by Economic Times. She has a rich experience into wealth creation journey and investment field. She is one of the most important speaker and जो अपनी स्टोरी टेलिंग से क्लाइंट को सिंपल मैसेजेस दे सकती है. उनकी एक पर्सनल स्टोरी, द गर्ल विथ द ब्रोकन नेक, on YouTube has more than 3 lakh views, and she has been prominent in a mutual fund business. Currently, she is the CEO of Edelweiss Mutual Fund, and let me invite Radhika Gupta to take over for further agenda. So thank you, ma'am. Thanks a lot for your valuable time, and please help us कि इमोशंस आउट करके वेल्थ कैसे क्रिएट करना है. हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड आपको और एनजे टीम को many थैंक्स फॉर हैविंग मी. मैं बहुत इवेंट्स करती हूँ, काफ़ी जगह बोलती हूँ, एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट द टीम एट द बैक एंड टू एनेबल माई प्रेजेंटेशन एज आई स्टार्ट स्पीकिंग. बट मैं बहुत सेशंस करती हूँ, लेकिन हमेशा एनजे पार्टनर्स, एनजे क्लाइंट्स के साथ सेशंस करने में मुझे बहुत मज़ा आता है. इतने सारे लोग होते हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट से जो जुड़ते हैं, और हमें मौका मिलता है बातें करने का ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे, तो बहुत अच्छा लगता है. तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए. मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं अपनी प्रेजेंटेशन भी शेयर कर रही हूँ. उम्मीद है कि ये ठीक से हो जाएगी. हिमांशु, आपकी टीम कंफर्म कर पाएगी कि स्क्रीन भी विजिबल है? यस मैम, इट इज विजिबल. हाँ, ठीक. तो आई थिंक आज की तारीख में ये जो टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इमोशंस आउट मनी इन, और इमोशंस का क्या रोल है, व्हाट रोल डू इमोशंस प्ले इन इन्वेस्टिंग.
ये बहुत एक रेलेवेंट टॉपिक है बिकॉज़ मेरे मानने में इक्विटीज़ हमेशा एक वेल्थ क्रिएटिंग एसेट क्लास रहे हैं, बट एक वॉलेटाइल एसेट क्लास रहे हैं और उस वॉलेटिलिटी से नेचुरली इंसान में एक इमोशनल एलिमेंट आता है जिसका मैं ज़िक्र करूँगी। और मुझे बहुत लोग कहते हैं जब क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 साल देखें, तो 2020 की जब शुरुआत हुई थी, तो मार्च में बाज़ार बहुत गिरा था, मार्च 20 में कोविड का फ़ियर था और फिर 2020 और 21 में एक बहुत शार्प रैली हुई थी और ऐसा लगा था कि बाज़ार कभी गिर ही नहीं सकता, वॉलेटिलिटी नहीं होगी। बहुत सारे नए निवेशक बाज़ार में आए, न्यू इन्वेस्टर्स केम टू द मार्केट। So there was a belief that there would be no volatility. And then 2022 में जब यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, ये जो सब ग्लोबल वो हुआ है, यूक्रेन में समस्या हुई है, तब से फिर वॉलेटिलिटी आई है। तो बहुत सारे नए निवेशक मेरे से आके कहते हैं कि इक्विटी तो बहुत ऊपर नीचे हो रहा है एंड इट इज़ इमोशनली वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। और मैं उनसे कहती हूँ कि ये जो इक्विटी मार्केट में हो रहा है ना, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ पढ़ाई से, ये सॉफ्टवेयर की भाषा में एक फीचर है, ये इक्विटी इन्वेस्टिंग का फीचर है, ये बग नहीं है, ये नहीं है कि इक्विटी में कुछ गलत हुआ है। इक्विटी ऐसा ही है, तो इक्विटी तो ऊपर-नीचे होता रहेगा। अब उसके साथ हम अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करें, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो आज मैं 3 चीज़ों का ज़िक्र करूँगी, आई विल टॉक अबाउट 3 थिंग्स। One is that where does this sense of emotion come from? Second is कि what are those emotions जो हमारी डिसीजन मेकिंग पे हावी होते हैं, जो हमारी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। एंड आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि हर बात एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए, हम ऐसी 4-5 क्या चीज़ें हैं जो कर सकते हैं इमोशंस को इन्वेस्टिंग से दूर रखने के लिए, और आज के दौरान में, आज की वॉलेटिलिटी के दौरान में, बाजार के दौरान में हमें करना क्या चाहिए। तो आई थिंक पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगी। बहुत सुनी सुनाई कहानी है, लेकिन फिर भी इसको दोहराना आई थिंक वैल्यूएबल रहेगा। बहुत साल पहले, आई थिंक 17 और 1800, अब मुझे याद नहीं आ रहा, एक बहुत जीनियस आदमी थे जिनका नाम था आइजैक न्यूटन। और आइजैक न्यूटन ने, आई मीन ही वाज नोन फॉर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और उनकी आईक्यू, बहुत लोग जो मेरे जान पहचान में हैं उनसे तो कहीं ज़्यादा है, डेफिनिटली मेरे से तो कहीं ज़्यादा है। उन्होंने निवेश किया एक शेयर में जिसका नाम था साउथ सी कंपनी, एंड इट वाज अ ट्रेडिंग कंपनी, और बहुत सस्ते दामों में, शायद 50 या 100 रुपए में उन्होंने साउथ सी कंपनी का शेयर लिया और शेयर बढ़ता गया और बढ़ता गया, तो उन्होंने और लिया। फिर क्या हुआ, शेयर 600 रुपए का हो गया और उन्होंने बेच डाला और खुश हुए, पैसा बनाया, बेच डाला। फिर क्या हुआ, शेयर बढ़ता गया, उनके दोस्तों ने ले लिया, भर-भर के ले लिया ये शेयर क्योंकि बढ़ रहा था। एंड फिर न्यूटन ने क्या किया, अब उस टाइम कॉकटेल पार्टी वगैरह भी होती थी, बातचीत भी होती थी, दोस्त लोग कुछ कहते होंगे। न्यूटन ने बहुत हाई भाव में, 900 के भाव में लो वो ले लिया। शेयर गया 1200 रुपए तक और न्यूटन साहब बहुत खुश हुए। और फिर शेयर फाइनली क्रैश हुआ 100 रुपए पे और न्यूटन जी ने उसको बेचा। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं सितारों के, प्लैनेट्स के मोशंस को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। आई कैन प्रेडिक्ट द मोशन ऑफ द स्टार्स, बट आई डोंट अंडरस्टैंड द मैडनेस ऑफ पीपल एंड देयर इमोशंस। तो आई थिंक इमोशंस, और दिस इज कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मेन हु हैज वॉक्ड द अर्थ, कि इमोशंस को समझ पाना, उन पे काबू रखना बहुत मुश्किल है। और इमोशन का कोई स्विच नहीं होता कि आज ऑन कर लो, आज ऑफ कर लो। ये जो बेसिक इमोशंस हैं, जेलसी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वरी, ये कॉमन है, ये सब में होते हैं। तो इमोशंस पे कंट्रोल पाना ही एक बहुत मुश्किल चीज़ है इन इटसेल्फ। अब अब थोड़ी बात करते हैं कि ये जो सारे इमोशंस हैं, इनका इनका हम इतनी क्यों बात कर रहे हैं? इनका आपके रिटर्न्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? और मैं एनेक्डोटल बातें नहीं करना चाहूँगी, मैं ज़्यादातर डेटा के थ्रू बातें करना चाहूँगी। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है और थोड़ा ये पढ़ना मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी आप चाहूँगी कि आप इस पे गौर फरमाइए और थोड़ा समझाऊँगी इसको।
दिस इज वेरियस एसेट क्लासेस यहाँ दिखाई गई हैं। जहाँ मैं अपना पॉइंटर दिखा रही हूँ, यहाँ ये है डेवलप्ड मार्केट इक्विटी, मानी यूएस इक्विटी का रिटर्न, जो कि 3.8% रहा है। उसके लेफ्ट पे जो है वो है फिक्स्ड इनकम का रिटर्न 5% बॉन्ड्स। उसके लेफ्ट पे है 40-60 पोर्टफोलियो, जो 40% बॉन्ड में है, 60% इक्विटी में है। उसके लेफ्ट पे है 60-40, जिसे हम आमतौर से इंडिया में बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कहते हैं। उसके बाद है S&P 500, जो कि एक बहुत जानी मानी यूएस इंडेक्स है। उसके बाद इमर्जिंग मार्केट, स्मॉल कैप, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। In the orange, you see a line that says this is the return of the average investor. अब 20 साल का अगर हम एनुअलाइज्ड रिटर्न लें अलग अलग एसेट क्लासेस में, S&P ने 6% कमाया, बॉन्ड्स ने, सिर्फ बॉन्ड्स में निवेश करने में आपको 5% मिला, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में आपको 5% मिला। लेकिन जो आम मामूली निवेशक है, एवरेज इन्वेस्टर, उसका रिटर्न सिर्फ 2.5% रहा है। So the average investor has underperformed all asset classes. And why has this happened? This has happened because of the impact of emotions. इक्विटी में तब निवेश करते हैं जब इक्विटी बहुत रन अप हो गई है, निकलते सबसे गलत टाइम में है। उन फंड में निवेश करते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। हमारे यहाँ एडलवाइज म्यूचुअल फंड में एक ऑलमोस्ट जोक हो गया है कि अगर आपको हमारे कंपेटिटर्स के या किसी के फ्लो समझने हैं कि कौन से फंड में सबसे ज़्यादा पैसा आएगा, तो आप उनका पिछले 1 साल का रिटर्न देख लीजिए। जिस फंड का बढ़िया 1 साल का रिटर्न होगा, उसमें हमें भी भर-भर के पैसा आएगा, चाहे हम उसके बारे में बात करें या ना बात करें, क्योंकि लोग देखते हैं पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस और फिर आ जाते हैं। और एक बात बताऊँ, ये हमें लगता है कि ये सिर्फ़ हिंदुस्तान की एक बात है। लेकिन मेरा मानना है कि बिहेवियर्स डोंट हैव बॉर्डर्स। ह्यूमन बीइंग्स आर द सेम एवरीवेयर। जो मैंने आपको डेटा अभी दिखाया है वो यूएस मार्केट्स के लिए भी है, लेकिन वो इंडिया के लिए भी अप्लाई करेगा, वो चाइना के लिए भी अप्लाई करेगा, क्योंकि जो इंसान का बिहेवियर होता है वो देश नहीं देखता। इमोशनल बिहेवियर इज इमोशनल बिहेवियर। तो ऐसे क्या बिहेवियर हैं जो रिटर्न्स पे इम्पैक्ट करते हैं? शायद ये मेरा फेवरेट है और इसके बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। एक्चुअली 2 कहानियाँ बताती हूँ। बहुत साल पहले मैं इंडिया आई थी, 2013 की शायद बात है, और हम लोग एक कमोडिटी फंड रेज़ करने की कोशिश कर रहे थे, तो निवेशकों से मिलते थे, इन्वेस्टर्स से मिलते थे, बात करते थे। तो तब कुछ चल रहा था कि आप एनएससीएल में, इट वाज़ नेशनल स्पॉट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, उसमें निवेश करिए और अलग-अलग कमोडिटीज़ में कुछ आर्बिट्राज होता था, रॉ वूल और भी बहुत सारी कमोडिटीज़ होती थी, और आप इसमें निवेश करिए तो आपको हर महीने 1% सॉर्ट ऑफ गारंटी मिलेगा। अब मैं लोगों से बात करती थी कि आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हमने एनएससीएल के बारे में चर्चा की, बातें की, तो हमें कुछ ठीक नहीं लगा कि एक गारंटीड रिटर्न जो है वो इतनी आसानी से तो मिलता नहीं है। जब बैंक आपको 6% दे रहा है, कोई चीज़ आपको रिस्क फ्री 12% दे, तो डज़न्ट स्मेल राइट। तो फिर मैं लोगों से पूछती थी, आपको ये समझ आता है कि रॉ वूल की ट्रेडिंग में क्या हो रहा है? तो ज़्यादातर लोग कहते थे, नहीं, समझ नहीं आता। तो क्यों कर रहे हैं? अच्छा भाई, मेरे दोस्त ने किया है, उसको 1% मिल रहा है, हाउ कैन आई मिस आउट? और ऐसे-ऐसे करते हुए कितने लोग एनएससीएल के साथ जुड़े। Finally, of course, NSCL was declared a scam, and everybody, involved with it was accused, and I think that case is still going on. हाल ही में 2 साल पहले मैं दिल्ली की हूँ, मैं दिवाली पे दिल्ली घर गई थी, आई थिंक ये 2021 की बात है, तो मैं गई थी, बहुत टाइम के बाद जा रही थी, कोविड हुआ था, तो लोगों से बात कर रही थी, और बहुत लोग ज़िक्र करते थे, पापा के अच्छे, बहुत एजुकेटेड, बड़े कंज़र्वेटिव सरकारी दोस्त, पापा सरकार में रहे, कि हमें क्रिप्टो में निवेश करना है। तो आई वुड ओनली आस्क देम 2 क्वेश्चंस। 1, डू यू अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो करेंसी में आपके पैसे क्यों बनेंगे? और इसका किसी के पास कोई खास जवाब नहीं था। दूसरा, कि आप ये क्यों करना चाहते हैं? एंड बिलीव मी, 99 आउट ऑफ 100 पीपल का जवाब टू दैट सेकंड क्वेश्चन वाज कि यार मुझे किसी ने बताया है। और ठीक है, किसी ने बताया, एंड आई थिंक वी हैव सीन द आउटकम ऑफ दैट। दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट, बिकॉज़ आपके नेबर ने कुछ किया है, आपके फ्रेंड ने कुछ किया है,
ये इन्वेस्टमेंट में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. Don't buy because someone else has bought something. Buy because you understand the asset and it's right for you. And ये जो fear of missing out है, ये cocktail party, छुट्टी, इसके लिए शायद ठीक है, लेकिन निवेश के लिए ठीक नहीं है. Because one thing I always tell people is, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है which is running away. You don't have to invest without understanding. तो साधारण चीजें करिए. अगर आपको समझ नहीं आता, it is not worth investing, no matter how many people have invested. I think the second thing is impatience. और ये बढ़ता जा रहा है. मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी 10-20 साल पहले, जब हम शेयर मार्केट्स में निवेशक थे, म्यूचुअल फंड में निवेशक थे, तो वी डिडंट हैव दैट मच इंफॉर्मेशन एक्सेस. शायद स्टेटमेंट आता था किसी फ्रीक्वेंसी पे, तब देखते थे. एनएवी गिरता था. ऑफन पीपल वुड चेक देयर पोर्टफोलियोज once a month, once a quarter. In fact, till date, I check my portfolio only once a quarter. Now what happens is, इतना information access है, WhatsApp है, screens है, website है, कि मुझे लगता है हमारे म्यूचुअल फंड की एनएवी शायद दिन में एक ही बार गिरती है, एक ही बार गिर सकती है, लेकिन आपके दिमाग में वो एनएवी 6 बार गिरती है, क्योंकि आपको कोई अलर्ट आएगा, व्हाट्सएप आएगा, मनी कंट्रोल आएगा, मीडिया में आएगा, सीएनबीसी लाल स्क्रीन दिखाएगा. तो एक नेचुरल सेंस ऑफ इम्पेशंस इंसानों में आ जाती है. एंड वेरी ऑफन पीपल टेल मी कि व्हाई डू यू चेक योर पोर्टफोलियो वंस अ क्वार्टर. मैं कहती हूँ, देखो, मैं भी एक कंपनी की सीईओ हूँ, और जब आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं, तो आप शेयरों में निवेश कर रहे हैं, बिजनेसेस में निवेश कर रहे हैं. और जो बिजनेस है वो तो रोज नहीं बदलता. आप में से खुद कुछ लोग बिजनेस ओनर्स होंगे. एज आई सेड, आई लीड अ कंपनी. माय बिजनेस डजंट चेंज एवरी डे. इन फैक्ट, इट डजंट इवन चेंज एवरी क्वार्टर. टू हैव अ मटेरियल इम्पैक्ट एज अ सीईओ ऑन माय बिजनेस, मुझे बहुत साल लगते हैं, बहुत साल लगेंगे. तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जिस चीज में निवेश कर रहे हैं वो एक्चुअली बिजनेस है, और बिजनेस रोज नहीं बदलता. और यहाँ फिर हमने कुछ इंटरेस्टिंग डेटा दिखाया है कि 3 साल के दौरान अगर आप बीच का लाइन देखें, तो टोटल रिटर्न किसी एसेट क्लास का फंड में क्या आ रहा है. अगर आप कोई जैसे एडवाइजमेंट कैप फंड या एवरेज एक फंड ले लें, तो वो 10% रहा है. लेकिन उसी फंड में अगर आप एवरेज इन्वेस्टर्स का रिटर्न देखें, तो वो उससे कई कम रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स टिकते ही नहीं है. बुरा समय आ जाता है और निकल जाते हैं, और ये 5 साल में भी है, और 10 साल में ये बिहेवियर एक्चुअली और भी प्रोनाउंस्ड है. टोटल रिटर्न उस फंड का 12% है, लेकिन आपको सिर्फ 9-9.5% मिला है, क्योंकि शायद आप गलत टाइम पे आए हैं और आप गलत टाइम पे निकले हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टिंग टू नॉट क्विट. दीज 2 words ना, डोंट क्विट, आर वेरी इंपॉर्टेंट. I think the other thing I would tell you is, इन्वेस्टर सबसे ज्यादा गलती कब करता है. इमोशन सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी में कब प्ले करता है, और वो होता है एक्सट्रीम्स पे, जब बाजार बहुत बढ़े और बाजार बहुत गिरे. क्योंकि तब क्या होता है, सीएनबीसी टाइप लोग आर्टिकल छापते हैं या न्यूज फ्लैश करते हैं कि 1 बिलियन डॉलर या 10 बिलियन डॉलर या 100 बिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइप्ड आउट इन अ डे. मजा इंटरेस्टिंग बात ये है, मजे की बात ये है कि जब मार्केट उतना ही बढ़ता है, तो कोई ये नहीं लिखता कि x मिलियन डॉलर्स या बिलियन डॉलर्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एडेड. बैड न्यूज बहुत सेल करती है. अगर आपको किसी ग्रुप में पॉपुलर होना है, किसी सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना है, तो पैनिक, बैड न्यूज, इन चीजों से बहुत बातें होती हैं. कोई ये नहीं सुनना चाहता कि सब अच्छा है. एंड मेनी इन्वेस्टर्स लूज मनी द मोस्ट when markets decline at extremes, because तब decision making आपकी वीक हो जाती है. तो डैल्बर ने एक रिसर्च की कि 2018 में जब मार्केट का एक बहुत बुरा फेज आया था, मार्केट 4% डाउन था, लेकिन उस टाइम जो एसेट क्लास का रिटर्न है और जो इन्वेस्टर का रिटर्न है, उसमें 5% का गैप था. तो खास तौर से जब मार्केट एक्सट्रीम पे है, तो अपने बिहेवियर को एक चेक में रखें. एक बहुत अच्छी मैंने किसी सेलर से वो करी थी कि जब एक सेलर जो एक शिप चलाता है, स्टॉर्म में होता है, यू डोंट चेंज योर स्ट्रेटजी इन अ स्टॉर्म.
तो बुरे मार्केट में अक्सर लोग मेरे से कहते हैं कि क्या करें, और मैं कहती हूँ कुछ मत करो, क्योंकि बुरे मार्केट में आपकी खुद की इमोशनल और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत इम्पेयर्ड होती है। राइड आउट द स्टॉर्म, और जब स्टॉर्म चला जाएगा ना, फिर उसका पोस्टमार्टम करना। स्टॉर्म के बीच में पोस्टमार्टम मत करो, बस सर्वाइव करने की कोशिश करो। अभी आते हैं इस बात पे कि ये तो हुई इमोशंस की बात, हमने बात की फोमो की, हमने बात की पैनिक सेलिंग की, हमने बात की लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन और इम्पेशंस की। अब कुछ बातें करते हैं कि इन चीज़ों पे काबू कैसे पाया जाए। देखिए, मार्केट को तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मार्केट को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जिस चीज़ पे हम कंट्रोल दिखा सकते हैं वो है खुद का बिहेवियर, खुद का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि आप प्रिपेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसी क्या 4-5 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे कि ये इमोशंस आपके पोर्टफोलियो को नेगेटिवली ना इम्पैक्ट करें? आई थिंक पहली चीज़ मैं कहूँगी इज़ हेडलाइंस आर वेरी सेंसेशनल। मैं खुद ऐसी पर्सन हूँ जिसके बारे में बहुत मीडिया लिखा जाता है, एंड वन एडवाइस आई वुड हैव टू एवरीवन इज ट्यून आउट हेडलाइंस। हेडलाइंस आर बिल्ड फॉर यू टू लीव। स्टोरी टेलिंग एक बहुत मुझे जब इंट्रोड्यूस किया था तो एक स्टोरी टेलर के उससे इंट्रोड्यूस किया था, एंड आई कैन टेल यू, हाँ, मुझे कहानियाँ बताने का बहुत शौक है, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि कहानियाँ बिकती बहुत हैं, अ, और हर कहानी के पीछे डेटा और सच्चाई नहीं होती। अ, कभी कहानी होती है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, तो स्टॉक्स लीजिए। ये 2007-8 की कहानी है और आपको पता है कि उसके बाद वहाँ क्या हुआ। कभी एक मेक इन इंडिया की कहानी होती है, कभी कोई कहानी, कभी कोई कहानी। तो हर चीज़ को एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए। सिर्फ कहानियों पे विश्वास करके अगर आप निवेश करेंगे देन दैट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। एंड रिमेंबर, न्यूज़ वालों का जॉब है रोज़ एक नई हेडलाइन छापना, बट आपका जॉब नहीं है कि हर चीज़ को रिएक्ट करें। एंड दीज़ वर्ड्स लाइक best times ever, record breaking growth, soaring prices, good news, nothing can stop these extreme words. I think it is always, good to think about these extreme words and not react to them. The second thing I genuinely think is it is important to zoom out in life. मार्केट की बात छोड़ें, अगर आप खुद की जिंदगी के बारे में बात करें और दिन ब दिन देखें, तो आपको लगेगा कि दिन ब दिन चीज़ें बहुत वॉलेटाइल हैं। अ, दिन आदमी का बड़ा खराब जाता है कभी-कभी। अ, कभी स्पाउस से झगड़ा हो जाता है, कभी घर में कुछ नहीं चलता, कभी ट्रैफ़िक होता है। एक हर दिन बड़ा वॉलेटाइल लगता है। लेकिन कभी आप एक चाय के ग्लास के साथ अपनी बालकनी पे बैठें, चाय-कॉफ़ी पिएँ, अ, और आप अपनी ज़िंदगी को एक 5 साल के नज़रिए से देखें, तो आपको शायद लगेगा यार मेरी ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है। मैंने 5 साल में कितनी तरक्की की। मैं 5 साल पहले ऐसे घर में रह रहा था, आज ऐसे घर में रह रहा हूँ। मैं 5 साल पहले मेरा बच्चा इतना छोटा-सा था, इतना बड़ा हो गया। तो ज़िंदगी को भी आप एक लंबे नज़रिए से ज़ूम आउट करके देखें तो इतनी वोलेटाइल नहीं लगती। ऐसे ही मार्केट है। अगर आप मार्केट को दिन-ब-दिन, घंटे पर घंटे देखें, तो रोज़ ऊपर-नीचे होता है। लेकिन जब आप ज़ूम आउट करेंगे तो आपको एक अपवर्ड ट्रेंड दिखेगा, आपको एक ग्रोथ दिखेगी। तो ज़ूम आउट करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तीसरा, और ये चार्ट थोड़ी-सी बिज़ी है तो मैं इस पे थोड़ा रुक के समझाना चाहूँगी कि ये प्रेडिक्ट करना छोड़ दीजिए कि ये वैल्यू का टाइम है, ग्रोथ का टाइम है, इक्विटी अच्छा करेगा, गोल्ड अच्छा करेगा। 17-18 साल के एसेट मैनेजमेंट करियर में मैंने रियलाइज़ किया है कि विनर तो बदलता जाता है। अब इस स्लाइड में हम क्या दिखाते हैं, 2007 से लेके 2021 तक दिखाते हैं हर साल। अलग-अलग एसेट क्लासेस दिखाते हैं और कौन-सी का क्या रिटर्न है। तो 2019 पे अगर आप गौर फरमाएँ, इफ यू लुक एट 2019, लार्ज कैप्स वर द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास, ये ग्लोबल है, 31%, एंड कमोडिटीज वर द वर्स्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास एट 7%. Now, if you look at a year, like let me pick a very different year, 2008.
the best performing asset class was fixed income or bonds, और worst performing asset class थी emerging market equities जैसे Indian equities. हर साल कहानी बदलती है. The best thing you can do in your portfolio is diversify. Um, I think, people keep asking me what lessons do market corrections teach you, including the recent one. And I think the recent one has taught us the same lesson as the past: diversification, diversification, diversification. इसकी best analogy शायद हमारी हिंदुस्तानी diet से आती है. When we have a diet, we don't predict, is cake healthier for us or vegetable or dal. In India, we have something called a thali, and a thali is effectively a balanced diet. It is diversification on a plate. तो हर इंसान का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए. एक इक्विटी का कंपोनेंट होना चाहिए, एक डेट का कंपोनेंट होना चाहिए. कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में शायद इंटरनेशनल इक्विटी है. और डाइवर्सिफिकेशन करने के बहुत तरीके हैं. एसेट एलोकेशन फंड या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के जरिए आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं. एसेट एलोकेशन मॉडल्स की तरह कर सकते हैं. लेकिन डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है. चौथी बात, आई थिंक, अपने आप पे ज्यादा फोकस करिए कि बाजार क्या कर रहा है. इस पे हम बहुत बातें करते हैं. इकोनॉमी इज डूइंग दिस, इंटरेस्ट रेट्स आर डूइंग दिस, आरबीआई गवर्नर इज डूइंग दिस, बाइडेन इज डूइंग दिस. इस पे हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन खुद के बारे में बात करना बहुत जरूरी है. There's a very well known quote that says, personal finance, the field of personal finance is first personal then finance. तो जो पर्सनल बात है उस पे गौर फरमाइए और ये सवाल पूछते रहिए कि इफ यू आर फीलिंग इम्पेशेंट अबाउट इक्विटीज बिकॉज आपने 2 साल पहले निवेश किया है एंड योर इक्विटी पोर्टफोलियो हैज डिक्लाइंड, देन आस्क योरसेल्फ, I invested for 5 years. Is my time horizon the same? And if it is, then there is no problem. Have my goals changed now that my investments have declined? Has it, I mean, is it a paper NAV cut or has it really hurt my goals? इस इन्वेस्टमेंट से मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या बढ़ी? And I think one advice I have for you, because we are coming out, or I have at least seen a volatile market, is after markets recover, you can ask the question that I just saw a correction. मैं नया निवेशक था, मैंने करेक्शन देखा है, ये मेरी रिस्क टॉलरेंस सही थी? जब मार्केट बहुत गिरा मुझे पैनिक अटैक मिले? अगर मिले तो perhaps your risk appetite is not as high as you think, and nobody discovers their risk appetite in a good market. Everybody understands their risk appetite in a bad market. So ask these questions, and if the answer to all the questions that are on your screen, that your goals are the same, your investment time horizons are the same, your financial situation is the same, your portfolio is okay on risk, then why do you need to take action? So keep asking the question, why do you need to take action? And remember, there are no points for taking action. There's a great analogy, Saturday की रात है, wine और whiskey से सीखने की, कि a lot of value is created. The interesting thing with whiskey is the longer you hold it, the more it has value. Same with wine. That's true of investing as well. So focus on just sitting in the bottle, sitting with your investments, and ask yourself, why do I need to make a change? And I think this is my favorite one, which is about automating things. See, we all lead very, very busy lives. घर है, बच्चे हैं, काम है, ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, जो भी है. इन्वेस्टमेंट्स शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस. निवेश एक ऐसी चीज है जिससे आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. तो चीजों को ऑटोमेट करिए जिससे कि आपको रोज पर रोज डिसीजन कम लेने पड़े. अब मैं खुद निवेश करती हूँ, मेरा फेवरेट निवेश का इंस्ट्रूमेंट है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड. बैलेंस्ड एडवांटेज फंड क्या है? एक इक्विटी फंड है जिसमें फंड मैनेजर इक्विटी और डेट दोनों होल्ड करता है और मॉडल के जरिए ऊपर नीचे करता है, कभी 30% इक्विटी, कभी 60% इक्विटी. और मेरा 70% कैपिटल मेरा खुद का और मेरे हस्बैंड का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जैसे फंड में पार्क है. तो लोग मेरे से पूछते हैं, जैसे मार्च 2020 में पूछा एक्सेट्रा, कि आप अपने पोर्टफोलियो का क्या कर रही हैं? एंड द रियल आंसर इज, मैं कुछ नहीं कर रही, क्योंकि मैंने एक एसेट एलोकेशन फंड बैफ जैसा खरीदा है जो मेरे लिए सब कुछ कर रहा है. I think things like these can become a very powerful tool in your portfolio.
ऐसा ही मुझे लगता है एसआईपी के बारे में। मैं एक बड़ी बिलीवर हूँ एसआईपी में, सैलरीड इंडिविजुअल हूँ। And I think SIP is actually not about the return. It builds a habit of saving every month, month on month. And as an SIP investor, you never have to worry about the market falling, because when the market falls, you are actually investing at lower levels. SIP is a way to automate saving, एंड इट्स अ वे टू ऑटोमेट इन्वेस्टिंग, क्योंकि बुरे टाइम में जब दिमाग हावी होता है और आप खुद इन्वेस्ट नहीं कर पाते, एस आई पी इज ऑटोमेटिक। सो आई थिंक ऑटोमेशन इज वेरी पावरफुल। ऐसे ही मोस्ट ऑफ अस डोंट रियलाइज बट आर इनकम्स राइज एट सम परसेंट ईयर, इंक्रीमेंट तो मिलते ही हैं। एस आई पी टॉपअप इज अ ग्रेट वे टू मेक श्योर दैट यू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। SWP is a very good way to make sure that you're taking money out of the market responsibly. आई थिंक द मेटा आंसर इज चीजों को ऑटोमेट करो, खुद के डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स कम करो। एंड फाइनली आई जस्ट वांट टू, बिकॉज एक ऐसी कॉन्वर्सेशन में बिना मार्केट के बात करना तो फेयर नहीं होगा, तो थोड़ा सा आज के मार्केट और माहौल पे गौर फरमाते हैं, एंड वी कैन टॉक अ लिटिल बिट अबाउट आगे क्या करना चाहिए। So I think the world has seen quite a bit of volatility, geopolitical, interest rate volatility भी रही है, एंड दुनिया के काफ़ी कोने स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहे आप यूरोप देख लीजिए, यूरोप में बहुत इकोनॉमीज, टू सम स्मॉलर एक्सटेंट यूएस। I think today we are very fortunate. I always say that we are sitting in a country like India, not Japan. India today is tagged as the फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बाय अ माइल। अगर 2021, 22 और 23 के ग्रोथ प्रोजेक्शंस देखें तो हम 6-7% से ग्रो करना हमारा प्रोजेक्टेड है, जबकि बाकी मार्केट्स, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट आर आइदर फ्लैट और डी ग्रोइंग, और ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी आज उस दौरान में है जहाँ शायद यूएस इकोनॉमी थी लेट 80s और 90s में। वी हैव द लोएस्ट लेवल्स ऑफ डेट कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेवरेज हमारे सिस्टम में नहीं है, तो लेवरेज का एक स्कोप भी है हमारी इकोनॉमी में। और कुछ साल पहले हम लोगों ने एडवाइज में एक रिपोर्ट लिखी थी, which talked about India at 2025. Now, I don't know whether it's 2025 or 6 or 7, but we do believe that India will make an economic tryst with destiny. Many of you remember Pandit Nehru's speech about a political tryst with destiny. हमें लगता है अगले कुछ सालों में इंडिया एक इकोनॉमिक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी बनाएगा। 2 बिलियन की इकोनॉमी 5 बिलियन की हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें इसको ट्रिगर करेंगी, चाहे वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, चाहे आपका कंजम्पशन है, चाहे आपका फाइनेंशियल सेक्टर है, और द फैक्ट कि आपकी एक बहुत यंग पॉपुलेशन है। तो आई थिंक वी शुड बी वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर पार्ट ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। एंड एज आई सेड, जब हम जूम आउट करके देखें तो हमने पिछले 7-8 सालों में भी काफ़ी तरक्की की है। आज की तारीख में हम 5th लार्जेस्ट कंट्री हैं जीडीपी में। एफडीआई फ्लोज में हमारा शेयर बढ़ गया है, और ये कहते हुए भी मैं ये कहूँगी कि अगर आप ये पीरियड देखें और 2008 देखें, दोनों पीरियड्स में एफआईआईज ने इंडिया से बहुत पैसा निकाला है, इनफैक्ट अब ज़्यादा निकाला है। 2008 में बाजार 50% गिरा, इस बार इतना नहीं गिरा, क्योंकि हमारी एक डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट बहुत वाइब्रेंट हो गई है। आप लोगों और एनजे जैसे पार्टनर्स के कारण आज एसआईपी बुक हमारी $2 बिलियन के करीब हो गई है। तो $2 बिलियन हमारी मार्केट में रिटेल कैपिटल आता है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे हमारा मार्केट बहुत रेजिलियंट हो गया। तीसरी बात ये कि आई थिंक ये एक डेकेड रहेगा जहां इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी बहुत बढ़ेगी। पीएलआई जैसी स्कीम्स ने मोबाइल फोन्स में बहुत सक्सेस देखा है, बहुत अलग क्षेत्रों में वो देखेंगे। चाहे हमारी ऑटो प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन रैंक्स देखें, बहुत प्रोग्रेस हुई है। यूनिकॉर्न के किस्से तो सबने देखे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ गया है, एंड 8 साल में देखिए निफ्टी 6,000 का 18,000 हो गया है, और 8 साल कोई बहुत लंबा अरसा नहीं है। तो अगर हम अगले 8 साल देखें 2030, तो देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस आई थिंक टू बी ऑप्टिमिस्टिक। एंड
यू नो व्हाट आई वुड से, अगर हम 3 साल मार्केट का देखें, दिस ईयर कुड बी वॉलेटाइल, इट कुड बी वेरी वॉलेटाइल बिकॉज द फैक्ट इज यू आर नॉट completely away from the global economy. But if you look at 2-3 years out, I think India is in very good shape. हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत अच्छे कंडीशंस में है. ये हमारे फाइनेंशियल सेक्टर की अर्निंग्स, कंजम्पशन कंपनीज की अर्निंग्स में रिफ्लेक्टेड है. डोमेस्टिक इनफ्लोज हमारे कैपिटल मार्केट के बहुत अच्छे हैं. हाउस होल्ड डिमांड और कंजम्पशन डिमांड बढ़ रहा है. क्रेडिट ग्रोथ कंसिस्टेंटली बढ़ रही है और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत स्टेबल हैं. इनफैक्ट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने शायद कोविड को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, क्योंकि हमने बहुत खर्चा नहीं करा कोविड से निकलने में. तो इंडियन इक्विटीज काफी रेजिलिएंट रही हैं और शायद वॉलेटाइल रहेंगी. तो वॉलेटिलिटी के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा. बट 2-3 साल का आउटलुक हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है. मैं यहीं खत्म करना चाहूंगी, बट आई वुड से फ्यू थिंग्स. One is, as I said, India today is some kind of oasis in the world. Oasis doesn't mean that there will be no volatility. It means that there will be volatility. But लंबे समय के निवेशक के लिए I think we could be in a better place. मार्केट हाई आते रहते हैं एंड मार्केट हाई आई डोंट मेक मच ऑफ, इट डजंट मैटर. तो लोग कहते हैं अच्छा अब निवेश करूं, मार्केट हाई पे हो गया. वेल, आई मीन मार्केट तो हाई पे होता रहेगा. आई थिंक दैट डजंट मैटर फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. देयर इज ए वेल्थ क्रिएशन स्टोरी दैट कम्स फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी, और आपको उस पे फोकस करना चाहिए और अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए. वॉलेटिलिटी चलती रहेगी, अपने इमोशंस पे काबू रहिए, एसआईपी करके एसेट एलोकेशन पे फोकस करिए. एंड आई थिंक हमारे यहाँ एडलवाइज म्यूचुअल फंड में हमारा बहुत मानना है कि मुश्किल वक्त में एडवाइस ज़रूरी है. तो अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे बात करिए. आमतौर पे जब अकेले रहते हैं तो इमोशनल प्रॉब्लम ज़्यादा रखती हैं, लेकिन घर में भी, पर्सनल लाइफ में भी बात करने से बात करती है. तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने एडवाइज़र से जाके बात करिए और वो भी आपको इस जर्नी में गाइड कर सकते हैं. मैं अपने रिमार्क्स यहीं स्टॉप करना चाहूँगी, और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू टेक. Thank you, ma'am. Thanks a lot for the great journey of emotions. और जैसे आपने बताया कि जो लर्निंग्स थे इसमें कि इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एवरी डे अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक नहीं कर रहे हो और अपनी लाइफ की तरह हर 5 साल में आप बैक देखोगे तो आप काफी ग्रो कर चुके होंगे. तो सेम वे इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप लंबे टाइम में हर 4-5 साल में एक बार ध्यान रख के पीछे देखोगे तो यू विल बी क्रिएटिंग अ गुड वेल्थ. सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग. प्लस आपने जो यूटिलिटीज बताई कि डू मोर एसआईपीज, take asset allocation product in your basket through balance advantage funds kind of a thing, follow your financial goals, and you can use one more good weapon of systematic withdrawal plan through SWPs. तो वो सारी चीजें अगर आप पोर्टफोलियोज पे यूटिलाइज करेंगे तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप हमेशा अपने ग्रोथ को साइमल्टेनियसली देखते जाओगे. तो मैम इसमें एक क्वेश्चन जो आ रहा है यहाँ पे कि अगर हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स की बात करें, जैसे इफ आई टेक एन एग्जांपल कि माय डॉटर इज करंटली 10 इयर्स ओल्ड एंड मैं अगर उसका हायर एजुकेशन प्लान बनाता हूँ विच, तो प्रॉब्ली मुझे अगले 10 साल के बाद उसका हायर एजुकेशन के लिए एक बड़ा कॉर्पस लगेगा. तो मुझे ये गोल के लिए हर साल एक्शन प्लान क्या सिलेक्ट करना चाहिए? देखिए, एक तो हायर एजुकेशन के लिए मेरा भी छोटा-सा लड़का है, तो मैं उसका अभी से 20 साल का एजुकेशन प्लान बना रही हूँ. और ये ज़रूरी है 2 बातों, क्योंकि एक तो एजुकेशन कॉस्ट में इन्फ्लेशन बहुत हो गया है. दूसरा, बहुत लोग बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं. अब मैं बाहर पढ़ी हूँ, जब मैं बाहर पढ़ी थी, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, फीस थी $40,000 और रुपए डॉलर का रेट 40 था. अब फी हो गई है $70,000 और रुपए डॉलर का रेट तो आप जानते हैं 80 के. तो ये प्लान करना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यू थिंग्स हियर. एक तो जितनी जल्दी आप शुरुआत कर सकें उतना जल्दी करिए. दूसरा, वो अमाउंट कैलकुलेट कीजिए कि भाई इन्फ्लेशन के साथ और करेंसी के साथ बच्चा कहाँ पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, आपको कितना चाहिए.
और जितना आप लमसम कॉर्पस अभी इक्विटी में पार्क कर सकते हैं वो करिए, and then gradually you can add it, or you can do an SIP and do an SIP top up as your income increases. What I suggest is, and depends on the time, देखिए अगर आपके पास 10 15 20 साल 18 साल का होराइजन है तो आप इक्विटी में कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 साल का होराइजन है तो आपको थोड़ा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा। अगर आप 10 साल के निवेशक हैं तो ज़रूर आप एक इक्विटी फंड, फ्लेक्सी कैप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप गोल के करीब आएँ, थोड़ा उस पोर्टफोलियो को कंजर्वेटिव करते जाइए, तो शायद इक्विटी से बैलेंस्ड में, बैलेंस से डेट में आप जा सकते हैं, क्योंकि वो गोल नज़दीक आ रहा है, तो आपकी मार्क टू मार्केट और वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करने की वो एबिलिटी कम हो जाती है। ओके। एंड मुझे अपने एडवाइजर के साथ ये फाइनेंशियल गोल के बारे में कितने पीरियड में रिवाइज करते रहना चाहिए? आई थिंक एडवाइजर के साथ एक तो सच्चाई से बात करना चाहिए और पूरा खुला ट्रांसपेरेंसी चाहिए। जनरली मुझे लगता है हर निवेशक को, और आपको लगेगा मैं बहुत कम बोल रही हूँ, 1 साल में 1 बार बस अपने एडवाइज़र से एक अच्छी थरो मीटिंग करनी चाहिए कि मेरे ये गोल्स हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, और फिर आप क्वार्टरली बात कर लीजिए और मॉनिटर कर लीजिए कि ट्रैक पे हैं। लेकिन एक अच्छा मीनिंगफुल डिस्कशन मेरे हिसाब से अगर आप साल में 1 बार करेंगे, तो वो ही काफ़ी है। ग्रेट। सो आज की तारीख में ये कि जो स्मार्टफ़ोन ने हमें आदत डाली है, कि ट्रैकिंग करने की जो आदत डाली है, जैसे इफ़ आई बुक एन उबर राइट नाउ और मुझे वो उबर का वेटिंग टाइम 8 मिनट दिखता है, तो वो 8 मिनट में कंटिन्यूअसली वो स्क्रीन को देखता रहता हूँ कि ये भैया, ये ड्राइवर कहाँ चला गया, अभी ये राइट टर्न ले रहा है कि नहीं लग रहा है, ये यू टर्न क्यों ले रहा है। तो ये ऐसे टाइप के ट्रैकिंग क्या इन्वेस्टमेंट में बहुत हार्मफुल है? क्या हम ज़्यादा ट्रैकिंग करने लगे बिकॉज़ ऑफ स्मार्टफ़ोन्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी? This is the worst thing that you are doing now. It has a picture of my son, that's cute, but this in itself is the worst thing for your money. क्यों, जैसे मैंने कहा, म्यूचुअल फंड का एनएवी दिन में एक ही बार गिर सकता है, लेकिन आपके दिमाग में वो 6 बार गिरता है, क्योंकि आपको इसमें अलर्ट आते हैं। संजय बख्शी बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के, बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं। उन्होंने अपने कंप्यूटर पे एक ऐप इंस्टॉल किया हुआ है जिसका पर्पस है सारे नोटिफिकेशंस को शट डाउन करने का। ओके, बिकॉज़ ही सेड द ओनली थिंग आई नीड टू फोकस इज टू स्टे अवे फ्रॉम अलर्ट्स। राइट। एंड ये अलर्ट्स आज की तारीख में बढ़ रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द न्यूज़ एंड मीडिया बिज़नेस। और ये हम्म। न्यूज़ एंड मीडिया बिज़नेस क्या हमारे फ़ियर और ग्रीड को ज़्यादा ट्रिगर करते हैं? See, Netflix once made a statement that they don't compete with Amazon Video. They compete with your sleep. They compete for your time. They want your time, right? So राइट, remember that your time is the most valuable thing you have. And constantly watching the market can only make you agitated. I think you always have to remember, मैंने निवेश म्यूचुअल फंड में नहीं किया, मैंने निवेश शेयर में नहीं किया, मैंने निवेश बिजनेसेस में किया है। और बिजनेस क्या हर दिन हर घंटे बदलता है। अगर आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे, स्टॉक प्राइस बदलता है, बिजनेस नहीं बदलता। ट्रू, ट्रू। सो मतलब यहाँ पे हम ये जान के बहुत ज़रूरी है इन्वेस्ट करें कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपने एक बिज़नेस के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है और लंबे टाइम में because of the growth of the country, the consumption of the country, through many other factors, businesses बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे businesses बढ़ रहे हैं, वो मार्केट में रिफ्लेक्ट होते हैं और वो बिजनेस हमारे परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होते हैं। और बीच बीच में क्या हमें वो बिजनेसेस ट्रैक करने हैं कि वो म्यूचुअल फंड्स और फंड मैनेजर का रोल ही है कि वो लंबे टाइम में आपको वो सब ट्रैक करके एक अच्छे परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करके देंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी, सॉरी टू इंटरजेक्ट, कि आपका अगर खुद का बिजनेस है, अगर 3-4 दिन या 1-3 महीने वो ठीक नहीं चला, आप उसे बंद कर देंगे क्या? तो किसी बिज़नेस की या शेयर की अर्निंग्स 1 क्वार्टर ठीक नहीं है, तो आप उसे बंद कर देंगे क्या? आप खुद का बिज़नेस तो बंद नहीं करेंगे, मैं तो नहीं करूँगी। अगर एडलवाइज़ म्यूचुअल फंड में 1-2 महीना फ्लोज़ अच्छे नहीं आए, तो मैं एडलवाइज़ म्यूचुअल फंड तो बंद नहीं करने वाली। ट्रू मैम। दूसरा मैम कि क्या हम लोग की मेमोरीज ऑन मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म हो गई है?
हम ज्यादा शॉर्ट टर्म गजनी मेमोरी लेके चलते हैं कि, और लॉन्ग टर्म जब अगर हम देख ले पिछले की 3 4 5 साल की हिस्ट्री, हर 5 5 साल की हिस्ट्री उठा के देख ली है, तो क्या परफॉर्मेंस ऑन एवरेज 12 to 15% बनते हुए दिख रहा है। तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज जो है उसको इरेज ये इमोशन से कैसे करने चाहिए और लॉन्ग टर्म मेमोरीज पे कैसे फोकस करना चाहिए। See, I have always believed कि मार्केट की गजनी मेमोरी है। You stole the words because सालों से, सदियों से, न्यूटन के टाइम से हम वही गलतियां करते आ रहे हैं। एंड आई डोंट ब्लेम एनीवन, क्योंकि इंसान तो इंसान है ना। स्मार्टफोन के आने से इंसान की प्रॉब्लम्स एक्सेलरेट ही हुई हैं, लेकिन इमोशंस तो इमोशंस हैं, वो उस टाइम भी होते थे। जेलसी, ग्रीड, ये तो बहुत पुराने इमोशंस हैं। तो इनको आई थिंक आप बहुत, आई थिंक व्हाट यू हैव टू डू इज कीप कमिंग बैक टू योरसेल्फ। निवेश को आप एक कंपेटिटिव बिजनेस मत बताइए। राधिका को हिमांशु से बेटर करना है। हम दो घोड़े नहीं हैं जो एक कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं कि आपका रिटर्न में से। आप खुद की निवेश जब आप करते हैं, पैसा एक पर्पस सर्व करता है जिंदगी बेहतर करने के लिए, राइट? पैसा एक पर्पस सर्व करता है। बैंक अकाउंट में रहा पैसा जीरो ही है, तो फिलोसॉफिकली पैसा एक पर्पस सर्व करता है। और आपको हमेशा ये सोचना है कि मेरे गोल्स फुलफिल हो रहे हैं। वो जो मेटा मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं ना, मेरी लाइफ में कोई फर्क पड़ रहा है, मेरा फाइनेंशियल प्लान, खुद के बारे में, पर्सनल उसके बारे में सोचिए, एंड आई थिंक देन यू विल फॉरगेट दिस शॉर्ट टर्म मेमोरी। नाइस। दूसरा मैम, जब हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं लाइक बैंक अकाउंट, पीपीएफ, वहां पे हम बहुत पेशेंट है। पीपीएफ में हम 15 साल पैसा रखते हैं और हमारी शायद इन्फ्लेशन को भी पैसा बीट नहीं करता है। सो पीपल का ये टेंडेंसी क्यों होता है कि जब वो इक्विटी की तरफ जाते हैं तो इम्पेशेंट हो जाते हैं और ज्यादा ट्रैकिंग करना चालू कर देते हैं। इसका एक ही, और मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ। मैं घर में बैठी हूँ एंड मेरे घर की तो रोज एनएवी नहीं आती, लेकिन प्रॉपर्टी प्राइसेस तो ऊपर नीचे जाते हैं। अगर मेरे घर की रोज एनएवी आती तो शायद मैं इतना शांत नहीं रहती, लेकिन मेरे घर की तो रोज एनएवी पब्लिश नहीं होती। म्यूचुअल फंड की तो रोज एनएवी पब्लिश होती है, स्टॉक मार्केट के प्राइस पब्लिश होते हैं। फिर 4 वेबसाइट म्यूचुअल फंड पे एनालिसिस करेंगी कि ये आज घोड़ा चल रहा है, ये घोड़ा क्वार्टाइल 2, ये 3, ये बेंचमार्क, ये वो। तो इसलिए हम नहीं करते। घर को जब हम देखते हैं तो एक गोल के नजरिए से देखते हैं। इन्वेस्टमेंट को जब एक देखते हैं तो शेयर प्राइस, फोमो, कॉकटेल पार्टी, गोल के नजरिए से नहीं देखते। ये बहुत फर्क है, क्योंकि आप घर का कहते हो यार घर में रह रहा हूँ ना, शांति से रह रहा हूँ, इसका रोज क्या प्राइस देखना। तो जब आप चीजों को एक गोल की तरफ देखें तो देन इट बिकम्स अ लॉट इजियर। पीपीएफ के रोज एनएवी नहीं आती। डेट म्यूचुअल फंड और एफडी में कोई फर्क नहीं है। डेट म्यूचुअल फंड भी बैंकिंग को लेंड करते हैं, उसकी एनएवी आप रोज देखते हैं क्योंकि आती है। राइट, राइट, राइट। सो आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि हमें गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे आपने बताया था कि आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं अपनी बच्चों की बच्ची के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो 10 साल के बाद उसकी हायर एजुकेशन के लिए जरूरत है। तो रोज देख के या फिर ज्यादा पीरियोडिकली देख के कोई फायदा नहीं होगा। अब जितना लंबा रखोगे और जितना आपके गोल के ऊपर फोकस करोगे उतना ज्यादा आपको बेटर आएगा। प्लस मैम, जैसे आपने बताया कि गोल के लिए फोकस करना है, तो काफी टाइम इवन इन द पीयर ग्रुप्स, इवन इन द फ्रेंड सर्कल्स एंड एवरीथिंग, जहां पे लोग गोल्स के बारे में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करते और आज के इवेंट्स या इमीडिएट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि न्यूज इतना ज्यादा है। तो ये जो इतने सारे न्यूज आपको इम्पेशेंट बना देता है और इतना ज्यादा डिस्कशन होता है, तो उससे आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को क्या हार्म रहता है। You know, if I talk to most fund managers on my team, they don't follow the news. They stay off WhatsApp groups. And I think that is the way to be. See, news is, it makes for good conversation. Films make for good consumption, but we don't, you watch films, right? You watch things like Kabir Singh, but you don't behave like Kabir Singh in life. So you read the news. It makes for good entertainment and you live with it. I think one thing I would want to say is that you have to not be, as I said, I'm going to repeat this, but you have to not be competitive about investments, because किसी दो लोगों के हालात सेम नहीं होते। मैं आपको एक किस्सा देती हूँ, और ये रूल्स नहीं होते। लोग कहते हैं कि एज के मुताबिक आपको रिस्क एपेटाइट लेनी चाहिए, राइट? ओल्डर पीपल शुड बी मोर कंजर्वेटिव। माय फादर इज 70, ही हैज अ पेंशन, गवर्नमेंट में रहे हैं, हिज वाइफ इज वर्किंग, सारी लायबिलिटीज हो गई, उनका पोर्टफोलियो 90% इक्विटी। मैं, आई एम नॉट इवन 40।
I am working in capital markets. I have a home loan. I have a husband working in a risky profession. My portfolio is a lot more conservative. I have balanced funds. He has mid cap funds. Now, that is okay because he's investing for his needs. I'm investing for my needs. So he will often show off to me कि मैंने ये stock लिया और मेरा ये. And I said, मैं ठीक हूँ, मेरे हालात. राइट, राइट। सो बहुत अच्छी तरह आपने हाईलाइट किया ये कि हर एक की नीड अलग-अलग है, अलग-अलग हर एक की पोजीशन अलग-अलग है, अलग की इकोनॉमिक सिनेरियोज एंड सराउंडिंग्स डिफरेंट है। तो आपको एक दूसरे के साथ डिस्कस करके you can make wrong decisions. So you should not carried away with such information. Yeah. So thanks a lot, ma'am. Thanks a lot for all your valuable time. It was a great learnings. And yes, simplified learnings we'll try to use in our investment journey. So thank you, ma'am. Thanks a lot for all your valuable time. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much and have a lovely weekend. Thanks a lot. Same here. And thank you to all our investor friends. And please take care. Bye bye, everyone.